करना पड़ेगा। पैसा तो दिख रहा है लल्ला। कैसे मिलेगा? जी नहीं दिख रहा। पीली ले या नारंगी? आज बुधवार है। सभी चीजों का ये मतलब है। एस्ट्रोफिजिक्स हमको ये बताती है हाउ एक्चुअली द यूनिवर्स वर्क्स ऑन अ क्वांटम स्केल। आप सोच रहे होंगे कि आपने एक गूगल बॉय देखा था जिससे इन इट, लेकिन अगर हम बहुत ही क्वांटम स्केल की बात करते हैं, इंग्लिश डिफिकल्ट भाषा है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के और उत्कर्ष को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो गांव-गांव तक, हर छोटे-छोटे कोने तक पहुंचाई। तो यहाँ पर काफी बच्चे होंगे जिनको उसमें दिक्कत आती होगी। तो मेरे जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात है 4-5 साल पहले की, मेरे पापा जी ने कहा कि ओके, तब मेरे को इंग्लिश ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं आती थी, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सिंपल थी, मेरे को ना ज्यादा बोलना आता था और वैसे, और ना पेरेंट्स को। ही वाज गुड इन ग्रामर को इंग्लिश नहीं, मेरे पापा जी ग्रामर के टीचर है, उनकी ग्रामर है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश भी हिंदी भी, ही इज वेरी गुड एट इट। लेकिन हाँ, स्पीकिंग डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि सिनेरियो मैटर्स अ लॉट। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, गर्मियों की छुट्टी है, टाइम है, आज तुमने जो भी कुछ करा, खेला कूदा, मस्ती करी, कुछ भी करा, पढ़े, जो भी करा, उसको जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, शुरू में किसी भी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि उससे आपकी जो स्टेज फियर होता है वो भी खत्म हो जाता है। कैसे भी इंग्लिश हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, गलत ग्रामर हो, गलत हो, टूटी फूटी इंग्लिश हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करो, तो उससे क्या हुआ, स्टेज फियर बिल्कुल खत्म हो गया और ऐसे ऐसे धीरे डेवलप हुई और बिल्कुल फ्लुएंसी आ गई। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी अच्छी नहीं है कोई भी लैंग्वेज, तो आप इस टाइप की चीज को ट्राई करके देखिए, फिर आपकी लैंग्वेज, आई गारंटी इट वुड बूस्ट अप इन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, फिर जल्दी से यू विल गेन फ्लुएंसी इन इट। तो आप सभी जानते होंगे हमारे सामने गूगल बॉय है और एस्ट्रोफिजिक्स इनका सपना है, इनका ड्रीम है, और साथ में आप जानते हैं करेंसी कैपिटल मैपिंग है, तो सब इनकी उंगलियों पर है। तो आइए पहला सवाल मैं इनसे पूछता हूँ, एस्ट्रोफिजिक्स मतलब गूगल बॉय से सवाल जवाब ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा, तो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, हाँ। मुकाबला टक्कर का होगा। तो आइए पहला सवाल आपके लिए, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में किस प्रकार अलग सोचते थे और लोगों से? स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में काफी चीजें उन्होंने डिस्कवर करी, मतलब उनके जो थॉट्स थे, उन्होंने एक वर्म होल थ्योरी भी दी थी। ब्लैक होल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि ब्लैक होल के अंदर कोई चीज जा नहीं सकती और इट्स यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि अगर हम देखें ब्लैक होल्स जो होते हैं उनके जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो इतना ज्यादा है कि उसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, एंड इट इज लाइक, एंड जब इवेंट होराइजन पर कोई भी चीज पहुंच जाती है तो वहां से रिटर्निंग बैक का कोई भी चारा नहीं रहता, और इवेंट होराइजन से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतना बढ़ जाता है कि कितना भी मास का ऑब्जेक्ट हो वो वहां से अंदर ही जाएगा। मतलब 10th क्लास में हमें ब्लैक होल के बारे में पता, यही बहुत उपलब्धि थी। स्टीफन हॉकिंस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ देखिए आप, स्टीफन हॉकिंस ब्लैक होल के बारे में किस प्रकार अलग सोचते थे ये भी इनको पता है। चलिए एक सवाल जिसका संबंध एस्ट्रोफिजिक्स से भी है और हमारे जो पुराण है, जो महाकाव्य है, उनसे भी है, तो पूछ लो एक सवाल। चलिए, हनुमान चालीसा की दो पंक्तियां सूर्य से पृथ्वी की दूरी को बड़ी सरलता के साथ आंकती हैं, क्या वो दो पंक्तियां आपके दिमाग में आ रही हैं जो हनुमान चालीसा के अंदर है? हनुमान चालीसा तो मेरे को याद है, हाँ आ गई, हाँ वही है, हाँ। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो यहाँ पर जब जो हनुमान जी होते हैं तो वे जब सूर्य को फल समझते हैं, तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि वो क्या मापते हैं कि जुग सहस्त्र जो जन या योजन आप कह सके, तो इसका जो एग्जैक्ट अगर हम इसको ट्रांसफर करें हमारे माइल्स फिर किलोमीटर्स के अंदर, तो आ जाएगा इसका जो एग्जैक्ट है वो है 1.53 करोड़ और 15.36 मिलियन। तो नियर अबाउट ये उसका क्या कहते हैं, उसके जो लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है, और ये बहुत ही ट्रू है क्योंकि अगर आप हमारे अब की बात करें तो अर्थ से लेकर, अर्थ के सेंटर से लेकर, ये सेंटर का नहीं है, ये जो है वो सन के आगे का है। अगर हम अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर को देखें तो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 1 AU, एंड 1 AU इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट व्हिच इज नियर अबाउट 14 करोड़ 95 लाख 97,286 किलोमीटर्स। सो इट इज मच नियर टू इट। मैं थोड़ा सा मैं भी पी रहा हूँ, टेस्टी है। टेस्टी है,
सही बात है ना एकदम। मतलब जो आपने डिस्टेंस का बताया है ना अभी मुझे, मतलब मेरे तो ऊपर से चला गया है, पर मैं बाद में पहुंच करके जरूर सुनूंगा एक बार, है ना। तो चलिए गूगल बॉय से स्पेस बॉय की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल एस्ट्रोफिजिक्स का। प्लूटो जो प्लेनेट था पहले, अब उसे कैटेगरी से बाहर कर दिया, तो किस कारण से? सर इन 6 नवंबर 2008 को प्लूटो को जो प्लैनेट्स की कैटेगरी है इससे बाहर कर दिया गया था एंड इट वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। इसका रीजन ये था कि जो प्लूटो था वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर ट्रांस नेपट्यूनियन रीजन के अंदर चला जाता था और इसकी वजह से क्या थी, क्योंकि जो प्लैनेट के लिए एक डेफिनेशन फिर से बनाई थी कि एक प्लैनेट का किसी भी स्टार के अराउंड या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए और एक फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। तो उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं था, इसलिए उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में कर दिया था। एंड देयर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, प्लूटो, मेकमेक एंड देयर इज एरेस, सेरेस एंड होमिया। मतलब स्पेस बॉय, गूगल बॉय, कोटिल है, ये जो 5 ड्वार्फ प्लेनेट बताए हैं, ये कब याद किए थे? ये हो गए इसको 4-5 साल। और जो प्लूटो है, प्लूटो के टोटल 4 मून्स है जिसमें सबसे बड़ा है। रुको जरा। तो कोटिल है, गूगल बॉय मैंने आपसे सवाल पूछे, फिर स्पेस बॉय के रूप में मैंने आपसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पूछ लिया। अब मैं आपसे करंट अफेयर्स पूछूंगा, मतलब लगना चाहिए ना आपने फूल पत्ती वाली क्लास कितनी तैयार की है, तो मुकाबला टक्कर का होगा। तो आप सभी देख लीजिएगा, कुमार गौरव वर्सेज गूगल बॉय करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक सवाल है जो मेरे मन में है, मेरी इच्छा है कि कौटिल्य गूगल बॉय मिमिक्री बहुत अच्छी करता है। तो कोई मिमिक्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अगर मुझसे पूछोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिमिक्री। ओके सर, हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे और सुनाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बात है, तो तैयार है। तो असलियत में सिर्फ मिमिक्री नहीं, अगर आप इसको सुनते भी हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज छुपा है। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी, उसके अंतिम दिन उन्होंने ये स्पीच दी थी और इससे पूरे सदन के अंदर एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो गया था, क्योंकि इसके जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है वो बहुत ही बड़ा और वो बहुत ही विशाल है और ये देश को, हमारे भारत को एक्सप्लेन करते कि हमारा भारत क्या है और हमारी क्या प्रकृति है और हम कैसे हैं। तो गूगल बॉय ये तो हम क्या सुनने के बाद ही बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। जी। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा, ये कहां से आए हैं? क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपनी सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति रही है और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र में रहना चाहिए। क्या बात है, मतलब कौटिल्य, मतलब ये लाइन सुनकर हम उसी मूड में चले गए जब वो सदन में जो वो स्पीच चल रहा था ना, और अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे और वो स्पीच दे रहे थे और उसके बाद जो तालियां बजी थी ना, वही तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। चलिए एक और मेरी इच्छा है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले चलिए महासंग्राम स्टार्ट करते हैं आज का। गूगल बॉय, स्पेस बॉय वर्सेज कुमार गौरव। ठीक है सर, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। मतलब कुछ सवाल तो मेरे पास है, अगर तूने उनके सही जवाब दिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुझे फंसाने की। ओके सर। तो तैयार है? तो चलिए करंट अफेयर्स का पहला सवाल का रिलेशन एस्ट्रोफिजिक्स से ही होगा। ओके सर। चलो ठीक है, पहला सवाल, फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का रॉकेट है? SpaceX, जो कि एलन मस्क की है, टेस्ला की सब्सिडियरी कंपनी। इतनी तेज तो रॉकेट भी नहीं जाता। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हबल टेलीस्कोप किस देश का है? हबल टेलीस्कोप USA का है और मतलब ये एडविन हबल के नाम से है और एडविन
हबल सर ने 1920 के अंदर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी थी और फिर उन्हीं के मतलब उनको उनके ऑनर के अंदर नासा ने भेजा था और ये डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा था। इसके बाद केपलर भेजा था और अभी कुछ साल में, क्योंकि हबल अभी फिलहाल बंद हुआ है, तो अभी कुछ साल के अंदर हबल टेलीस्कोप की जगह एक और टेलीस्कोप नासा भेज रही है जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो उसकी एक विशेषता है कि वो डार्क मैटर और ऐसी चीजों को जो कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नहीं, वो ऐसी चीजों को टेम करेगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं डिटेक्ट होती, जो नॉर्मल रेज से नहीं डिटेक्ट होती। और गूगल बॉय की एक खास विशेषता है कि इन्हें रोकना पड़ता है ना, क्योंकि मैंने पूछा हबल टेलीस्कोप किस देश का है और इन्होंने हबल टेलीस्कोप क्या है, जेम्स वेब कौन सा आने वाला है, एडविन हबल कौन थे। थर्ड क्वेश्चन, ओके सर, विक्रम लैंडर हमारे किस यान के साथ गया था? तो जो विक्रम लैंडर था वो चंद्रयान 2 के साथ गया था और जो विक्रम लैंडर को मैंने उसको बनते हुआ भी देखा है मेरे सामने, मेरे इतना एक सेक्शन था और उसके साइड में विक्रम लैंडर बनना था। मतलब हाँ, तो मैं जब नहीं ऐसे नहीं, मैं 3 साल पहले या 2 साल पहले मैं इसरो के अंदर गया था और वहाँ के एक विजिट के अंदर, और वहाँ पर जो इसरो के डायरेक्टर थे आइजैक और आईसाइट के, जहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं वे बनते हैं, तो वहाँ पर मिस्टर एम अन्नादुरई, डॉक्टर एम अन्नादुरई सर, तो उनसे मिलने के बाद वहाँ पर साइंटिस्ट से मेरा एक डिस्कशन हुआ, एक पैनल डिस्कशन, और उसके बाद मैंने उसको घूमा आइजैक और आईसाइट को, और वहाँ पर मेरे इतने दूर था और वहाँ पर प्रज्ञान रोवर भी साइड में रखा हुआ था, उसका मॉडल, और विक्रम लैंडर बन रहा था। और डॉक्टर एम अन्नादुरई सर ने मुझे मंगलयान का और इन सब के मॉडल्स भी दिए थे गिफ्ट के अंदर, एंड इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू सी द लाइव मेकिंग ऑफ विक्रम लैंडर। और साथ में मैंने GSAT-11 जो इंडिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट है उसको भी बनते हुए देखा है वहां पर। क्या बात है। चलिए, मंगलयान का जिक्र कर ही दिया है, तो जो मंगलयान था उसको किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया था? ओके, तो जो मंगलयान था दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एंड इट वाज बिकॉज इट वाज अ ग्रेट थिंग, बिकॉज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं वे जनरली 30,000 या 20,000 किलोमीटर तक के चीजों को ऑर्बिट के अंदर पहुंचाने के लिए यूजुअली काम होते हैं, और मून तक चंद्रयान 1 तो उससे सक्सेसफुल हो गया था, बट ये पहली बार हुआ था कि किसी भी देश ने मार्स तक इतनी दूरी 0.5 AU की दूरी अर्थ से मार्स तक की एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से करी। नॉर्मली ये GSLV से होते हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से, तो इट वाज अ ग्रेट मिरेकल। और कौटिल्य, पहली बार ही हुआ था जब किसी देश ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल फतेह किया था जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जो अभी हाल ही में एक अमेजोनिया सैटेलाइट गया था, कौन सा? अमेजोनिया। अब देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। अब या तो आप नाम से समझ जाओगे ये सैटेलाइट किस देश का था, मतलब गूगल बॉय और स्पेस बॉय दोनों लगेंगे इस सवाल में। अच्छा। अगर आपको नहीं आता तब भी बता दोगे कि अमेजोनिया जो सैटेलाइट है ये किस देश का सैटेलाइट था जो इसरो ने भेजा था? ओके, इट वाज ब्राजील। क्या बात है। एक अपने इसके अंदर मैंने एक और सोचा, शुरू में लगा कि अच्छा कहीं जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर वो अगर वो भेजते तो नासा से भेजते। और इसरो इज ग्रेट, और इसरो ने अभी बहुत सारे, मतलब इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि इसरो जो है वो और देशों के सैटेलाइट्स को भेज रहा है, और जो हमने 104 सैटेलाइट्स को भेजा था तो उसके अंदर मेजॉरिटी फॉरेन सैटेलाइट्स थे। सो इट वाज अ ग्रेट थिंग कि हम एक हब बन रहे हैं, इसरो एक हब बन रहा है, हमारा देश एक हब बन रहा है, जहां से और देश देखते हैं कि अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, जैसे पहले जो हमारा इसरो था जब इतना डेवलप नहीं हुआ था तब वो फ्रेंच गुयाना के अंदर से वो अपने सैटेलाइट्स को भेजता था, लेकिन अब सारे देश इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि हम तुम्हारे यहाँ से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो आपने इसरो ही विजिट किया या सतीश धवन केंद्र ये भी विजिट किए थे? मैंने इसरो के अंदर आइजैक और आईसाइट, और मैंने साथ में आइजैक और आईसाइट जहाँ पर क्या कहते हैं हमारे बैंगलोर के अंदर जहाँ पर हमारे जो सैटेलाइट्स हैं बनते हैं। हाँ, मैं श्रीहरिकोटा नहीं गया हूँ और ना ही मैं तिरुवनंतपुरम में गया हूँ जहाँ पर जो हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स और जो हमारे रॉकेट लॉन्चिंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा। तो चलिए, अब एक सवाल, भाई इच्छा है, सवाल तो नहीं है, वो अग्निपथ वाला जो डायलॉग है याद है? डायलॉग है कविता। कविता? क्या बात है, मतलब गूगल बॉय है तो नहीं, क्योंकि अग्निपथ का डायलॉग तो हाँ
नहीं, वो जो अग्निपथ वाला जो अच्छा, कविता है, याद है थोड़ी बहुत? हाँ हाँ, चलिए तो मैं उसका आपको लास्ट पैराग्राफ सुनाता हूँ। बिल्कुल। इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने तब लिखी थी जब देश के अंदर युवाओं के अंदर इनकलाब की और साथ साथ में आजादी की लड़ाई के लिए एक आग थी, और उस जुनून को और बढ़ाने के लिए श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। और इसका जो लास्ट पैराग्राफ वो ये है कि यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी। वो शुरुआत है कि तू ना रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ। और गूगल बॉय भी शपथ कर चुका है कि गूगल बॉय का जो लक्ष्य है वो भारत से बाहर भी है। क्या मैं सही हूँ गूगल बॉय? कि आगे गूगल बॉय क्या करना चाहता है? तो आगे मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ, और आपकी इस बात के भारत के बाहर वैसे जो मेरा काम होगा, मतलब मैं वैसे आप इस बात से करेंगे कि मैं MIT के अंदर जाके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जाके पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च का एक्सपोजर है। हाँ, लेकिन मैं बाद में आके काम इसरो के लिए, हमारे देश के लिए ही करना चाहता हूँ। क्या बात है, मतलब ये लाइन है ना जो कि हाँ मुझे काम इसरो के लिए ही करना है, कोई इसरो से बेहतर कोई नहीं है। ये बात तो आप भी मानते हैं। आगे आने वाले 20-30 सालों के अंदर, 10 साल में भी, इन वेरी नियर फ्यूचर इसरो वुड बी नंबर 1, क्योंकि जो हमारी रेट है ग्रोथ की, दैट इज रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमारे मतलब बहुत ही ज्यादा जो सक्सेस रेट है हमारी, क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स का, दैट इज आल्सो वेरी हाई। हमने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, हमने PSLV से चांद तक गए, हमने पहले जिसने हम PSLV से हमने मार्स तक गए, पहले जो बिना किसी फेलियर के हम मार्स पर गए। उसके अलावा हमने 104 सैटेलाइट्स, तो हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इसरो ये हमारे देश की विशेषता बताता है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, और इतना मजबूत क्वालिटी के अंदर कि उसका कोई तोड़ नहीं, और हर चीज के अंदर अच्छा। अगर आप देखें तो अभी कंपैरिजन हुआ था हमारे मार्स का, जो हमारा जो मंगलयान था, और उसी टाइम पे नासा ने भी अपना, क्या कहते हैं, उन्होंने ये भेजा था अपना सैटेलाइट, जो कि वहां पर जो वेदर चेक करता था, और वो GS उन्होंने मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से भेजा था वहां के, और उस पे उन्होंने जो हमारे मंगलयान से 100 टाइम से भी ज्यादा पैसा लगाया था, और तब भी हमारा मंगलयान अब भी काम कर रहा है। तो एक सवाल है, मतलब पर्सनल ही है, कि गूगल बॉय को खेलना पसंद है या घूमना पसंद है या पढ़ना पसंद है? देखिए, मुझे सारी चीजें पसंद है, और ऐसे एक एक तो नहीं, हाँ मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कितने घंटे पढ़ता है गूगल बॉय? कितने घंटे से मेरा फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी मैं पढ़ता हूँ तब मैं काफी देर के लिए पढ़ता हूँ। मतलब जब मेरा मन करता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे के अंदर उठ गया, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर उठ गया, तब मैं काफी लंबा टाइम उसको देता हूँ, और पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरी कंसंट्रेशन के साथ देता हूँ। क्या गूगल बॉय को खेलना पसंद है? बहुत ज्यादा। वैसे कौन सा? हाँ, मुझे सारी गेम्स अच्छे लगते हैं। जैसे मैं चेस का एक बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, उसके अलावा मैं पापा जी के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल, और सारे गेम्स खेलता हूँ मैं। टेबल टेनिस। चेस के नेशनल प्लेयर हैं आप? हाँ, मतलब मैंने नेशनल के अंदर एक सिल्वर मेडल भी जीता था, काफी साल हो गए, और मैंने इसके अलावा स्टेट के अंदर तो कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं। और उसके अलावा मुझे चेस बचपन से बहुत अच्छा लगता है। तो क्या गूगल बॉय टॉप के लिए ही जन्म लिया है गूगल बॉय ने? नहीं, ऐसा मतलब चेस भी हो गया, स्पेस भी हो गया, करेंसी, कैपिटल, मतलब इस छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ। देखिए, दिमाग, ये भी एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, कि किसी का भी, स्पेशली बच्चे का, एक स्टूडेंट का दिमाग कभी भी कम नहीं होता। एक चीज होती है कि छोटे बच्चे ना सवाल बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट सवाल पूछते हैं, और बहुत ही अच्छे सवाल पूछते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको कर्म कर देते हैं, ये कह रहे नहीं, यू जस्ट स्मॉल, तुम तो बहुत छोटे, तुमको तो समझ भी नहीं आएगा, ये तुम्हारे सिर के ऊपर से चला जाएगा। लेकिन एक बच्चा, एक स्टूडेंट उसको समझ सकता है। अगर हम उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगे तो वो कल आज एक सवाल पूछते हैं, कल 2 सवाल पूछेगा, और ऐसे ऐसे उसको वो बढ़ता रहेगा, पूछता रहेगा, वो सीखता रहेगा। और अगर हम क्यूरियोसिटी को कर्व कर देते हैं, तो उसके अंदर का आइंस्टाइन, उसके अंदर का न्यूटन तभी मर जाता है। क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका बस एक ही, उन्होंने अलग चीज करी थी, उन्होंने एक वाई क्वेश्चन
ऐसा तो नहीं था कि एप्पल गिरा, ओह मैंने तो ग्रेविटी देख ली, इट वाज़न्ट लाइक दैट। असलियत में एक और मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा कि जब न्यूटन जी का एडमिशन, जो आइजैक न्यूटन का जब कैम्ब्रिज के अंदर हुआ था, तब क्या हुआ, तब एक पैंडेमिक आ गई थी। जिसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जाते, चूहों का प्लेग, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक आप उसको मान सकते हो, क्योंकि ना जब मेडिकेशन थी और आधा यूरोप तबाह हो गया था, तब अब उन्होंने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया और 16-17 घंटे वे उसी के अंदर ही लड़ते रहते थे, दीवारों से अपने टकराते थे, मैथ से, साइंस से, हर चीज, ज्योमेट्री। तभी उन्होंने बहुत सारी चीजों को कर लिया। फिर उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स वगैरह के अंदर उसको भेजा, तभी उन्होंने कैलकुलस को देखा और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारी चीजों को देख लिया। तो जब उन्होंने ब्लैक डेथ, एक पैंडेमिक, एक महामारी के दौरान ऐसा कर दिया, तो आज भी हमारा वैसा सही दौर है और आज भी लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास समय काफी है। तो गूगल बॉय, मतलब ये बात भी शायद उसी टाइम की जो मैं पूछने वाला हूँ, स्पेस बॉय से पहले की। तो गूगल बॉय के घर पर टीवी है? हाँ सर, टीवी तो सबके घर में ही होता है। नहीं, लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आया है जब पापा जी ने टीवी कहीं और रख दी हो, मिलने वाले के घर पर? नहीं, किसी घर के बाहर नहीं रखी। मतलब जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो हमारे कई साल टीवी नहीं था, तो वैसे हमारे सभी हमको टीवी देखना पसंद है, क्योंकि हमारे घर पे मतलब हम मेरे पास फोन नहीं है, ना मेरी दीदी के पास फोन है, तो हम टीवी हमारे घर को एकजुट कर देता है, आप ऐसे मान के चलिए, सब एक जगह बैठते हैं। हाँ वो तो है, हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं, वो पापा जी को शिकायत है और ये इसको आई लाइक टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। हाँ, इतना नहीं है कि सारे टाइम, हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता रहता है। हाँ, वो तो सभी के पिताजी को दिक्कत है ना जी। से। तो चलिए, आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में तो महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण सबसे बड़े जो टीचर थे, सबसे बड़े शिक्षक जो थे, उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए थे। तो कुछ भगवत गीता के बारे में कुछ जानता है गूगल बॉय? हाँ, भगवत गीता के मैंने मतलब कई अध्याय मेरे को याद है, तो इनमें से मैं आपको मतलब अध्याय याद है आपको? हाँ, बहुत सारे। आप हमें कोई श्लोक सुना दीजिए। ओके, तो श्लोक सुनाता हूँ। तो ये 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, तो उसका ये प्रथम श्लोक है और श्री भगवान श्री कृष्ण जी इसको कहते हैं। तो श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और मतलब इसका बताता हूँ इस श्लोक का, क्योंकि अगर उसका मतलब पता चल जाए तो भगवत गीता से बड़ी हमारे पास कोई किताब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीवन से जुड़ी हर ऐसी समस्या का हल है जो एक आदमी देख सकता है। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ऊर्ध्वमूल मध्य शाखा, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये एक उल्टे पेड़ की तरह है। किसकी तरह? उल्टे पेड़ की तरह, जहाँ पर उल्टे बरगद के पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा पेड़ है, जिसकी बड़ी बड़ी जड़ें हैं। तो उसकी जो जड़ें हैं वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो वेद है, वो पुराण, जो जिस भी तरह का ज्ञान है वो उसकी जड़ें हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरी धरती को एकजुट रखे रहता है। फिर हमारे साथ आती है हमारी जो ट्रंक है, जिसकी ट्रंक है वो धर्म है, सत्य है, अच्छाई है। अच्छाई, सत्य और धर्म, ये सभी चीजें एक का ही पर्याय है, आप इसको एक दूसरे के पर्याय मानिए, और ये पूरे विश्व को एक साथ रखते हैं ये चीजें। और फिर जिसकी टहनियां हैं, जिसके पत्ते हैं, जो इसके फल हैं, वो जीवन है। और ऐसे ऐसे अगर हम सोचेंगे तो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से कैसे ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो हमारा असलियत में जो पूरे विश्व को बांधे रखे हैं वो अच्छाई है, वो सत्य है, वो धर्म है। क्या बात है, मतलब फिलॉसफी भी आती है, साइंस भी आती है, मैपिंग भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। अच्छा, रावण नाम तो सुना ही है ना, इसके कोई अन्य नाम याद है आपको? हाँ, रावण, लंकेश, दशानन और साथ में लंकापति। चलिए, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, आप खुद उनसे मिले थे जी। मतलब ये सौभाग्य है अपने आप में कि आपने खुद, मतलब एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है शायद जी।
तो आप उनसे कब मिले थे, थोड़ा बताइए। तो नियर अबाउट 2015 के अंदर, आज से 6 साल पहले मैं उनसे मिला था। जो उनका, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनके निवास पर 10 सी राजगोपालाचार्य मार्ग, तो वहाँ पर मैं उनसे मिला था और एक बहुत ही लंबी अच्छी भेंट हुई, जहाँ पर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं और उनको हर स्टूडेंट, मेरे ही नहीं, वो सबके आइडियल है और पूरा देश उनको फॉलो करता है और स्टूडेंट की रग रग के अंदर वो बसे हुए हैं। तो असलियत में क्या था कि जब मैं उनसे मिला